नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया न्यूज अपडेट के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने रॉकी उर्फ राकेश को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक रॉकी ने ही नीट का पेपर लीक होने के बाद उसे हल कराकर एक आरोपी चिंटू के मोबाइल पर भेजा था। रॉकी उर्फ राकेश को कोर्ट ने 10 दिन के सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद से ही रॉकी फरार चल रहा था। उसकी तलाश में पहले पटना पुलिस, फिर आर्थिक अपराध इकाई और बाद में केस सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद से टीमें जुटी हुई थी। रॉकी नालंदा जिले के गजेंद्र बीघा गांव का रहने वाला है। पिछले कुछ सालों से वो झारखंड की राजधानी रांची में रहकर रेस्टोरेंट चला रहा था। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक अहम गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने बिहार से राकेश रंजन उर्फ रॉकी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के मुताबिक नीट पेपर मामले में राकेश रंजन उर्फ रॉकी किंग पिन है। दरअसल राकेश रंजन काफी टैक्स सेवी है और वो लगातार अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा था, लेकिन सीबीआई ने इस मामले में काफ़ी एडवांस टेक्निक से इस पूरे मामले की जांच की और काफ़ी एडवांस टेक्निक से राकेश रंजन को ट्रैक किया। सीबीआई को जांच में ये बात पता चली कि राकेश रंजन अपने पत्नी के मेल आईडी से मेल कर रहा है। उसके बाद तकनीकी जांच से सीबीआई ने उस मेल आईडी का आईपी एड्रेस लिया और आईपी एड्रेस के बेसिस पर सीबीआई राकेश रंजन उर्फ रॉकी तक पहुंच गई और उसको बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। जो राकेश रंजन उर्फ रॉकी है वो संजय मुखिया, जो कि इस मामले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, उसका बहुत ही क्लोज है। सीबीआई के मुताबिक अब तक की जांच में राकेश रंजन उर्फ रॉकी की ये भूमिका निकलकर सामने आई है कि उसने एग्जाम होने के पहले जो नीट का पेपर था उसकी फोटो अपने मोबाइल पे ली और उसके बाद ये फोटो अलग अलग एजेंट्स को सर्कुलेट की। उसके बाद जो कैंडिडेट थे उन्होंने इस पेपर के जो आंसर थे उनको याद कर लिया और उसके बाद एग्जाम दिया। तो उसकी जो भूमिका है वो काफ़ी बड़ी है और उसका जो रोल है वो काफ़ी बड़ा निकलकर सामने आ रहा है। तो सीबीआई ने उसे गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने राकेश रंजन उर्फ रॉकी को 10 दिन की सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया है। अब रिमांड के दौरान कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले पर हो सकते हैं कि आखिर जो राकेश रंजन और रॉकी है उसने ये पेपर कहां कहां बांटे थे, क्या उसने बिहार के बाहर भी पेपर लीक किए थे, तो ये जानकारियां निकलकर सामने आ सकती हैं। वहीं सीबीआई इस मामले में आज 4 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें पटना के पास की 2 लोकेशन और कोलकाता में यहां पर छापेमारी की जा रही है और सीबीआई के मुताबिक आगे भी कुछ अहम गिरफ्तारियां होने वाली हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर का रुख करते हैं। देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जेएनयू पीएचडी प्रोग्राम में दाखिले के लिए इन हाउस एंट्रेंस टेस्ट पर विचार कर रहा है। हाल ही में रद्द हुई नेट परीक्षा और उस पर उठे सवालों के चलते इस पर विचार किया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने इसी साल फैसला किया था कि पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन नेट स्कोर के बेसिस पर होगा, जबकि इससे पहले तक एडमिशन के लिए अलग से एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था। नेट स्कोर के बेसिस पर पीएचडी में एडमिशन के खिलाफ जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने भी प्रदर्शन किया था। स्टूडेंट यूनियन ने कहा था कि कोरियन और लेबर स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स के लिए अलग से यूजीसी नेट एग्जाम नहीं होता। खबर महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में शुक्रवार को विधान परिषद की 12 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। इस बार ये चुनाव किसी वनडे क्रिकेट मैच से कम नहीं होने वाला। इसके पीछे की वजह यह है कि 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। इस चुनाव में सबकी नजर चाचा शरद पवार बनाम भतीजे अजित पवार के बीच की लड़ाई पर टिकी है। क्रॉस वोटिंग की आशंका से तमाम पार्टियों ने अपने विधायकों को 5 सितारा होटल्स में भेज दिया है। उद्धव ठाकरे बुधवार की शाम को अपने विधायकों से मिलने मुंबई के परेल स्थित आईटीसी होटल पहुंचे। दरअसल महाराष्ट्र की सभी पार्टियां अपने विधायकों को अलग अलग होटल में रख रही है। दलील यह है कि विधायकों को एक साथ
जुटाकर उन्हें मतदान की प्रक्रिया समझानी है और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश देने हैं। लेकिन असली डर क्रॉस वोटिंग की आशंका का भी है, लेकिन सभी को अपना कुनबा भी संभालना है। सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को 5 सितारा होटल में भेज रही हैं, सिवाय कांग्रेस और शरद पवार वाली एनसीपी के। शरद पवार की बेफिक्री की वजह यह है कि उन्होंने विधान परिषद चुनाव में अपना कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया है, बल्कि पीडब्ल्यूपी के जयंत पाटिल को अपना समर्थन घोषित किया है। दूसरी तरफ ये बात भी कही जा रही है कि शरद पवार को एक शिकारी की नजर से देखा जा रहा है महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में, और आशंका जताई जा रही है कि वे अजीत पवार के विधायकों को तोड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी निश्चिंत है, क्योंकि उसके पास अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जितने वोट चाहिए उससे कहीं ज्यादा वोट हैं। महाराष्ट्र का विधानमंडल 2 सदनों का है, जिसमें ऊपरी सदन विधान परिषद है और हर 2 साल में विधान परिषद के चुनाव होते हैं, जिनमें एक तय संख्या के सदस्यों को निचले सदन यानी विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 288 है, लेकिन कुछ विधायकों के निधन और कुछ के इस्तीफे के कारण संख्या घटकर 274 हो गई है। इसलिए उम्मीदवारों को जीत के लिए 23 वोटों की दरकार है। बीजेपी ने चुनाव में 5 प्रत्याशी उतारे हैं। उनके विधायकों की संख्या को देखते हुए पांचों ही उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने 2-2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। शिंदे की शिवसेना के 2 उम्मीदवार पार्टी की संख्या के बल को देखते हुए जीत सकते हैं, लेकिन मुश्किल अजीत पवार के लिए है। लेकिन दूसरे उम्मीदवार के लिए 4 वोट कम पड़ रहे हैं। अब देखते हैं महाविकास आघाड़ी ने कितने उम्मीदवार उतारे हैं। गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस ने 1 उम्मीदवार खड़ा किया है, जिसकी जीत तय मानी जा रही है, और कांग्रेस के पास 14 अतिरिक्त वोट है। शरद पवार की पार्टी ने पीजेंट एंड वर्कर पार्टी के जयंत पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया है। शरद पवार के पास 12 वोट है, यानी कांग्रेस के अतिरिक्त वोट के साथ वो जीत सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर के पास 15 वोट है। उन्हें जीतने के लिए 8 वोट जुटाने होंगे। ये राजनीति है, राजनीति में सावधान से चलना जरूरी है, इसलिए हम लोग है। और जो किया है वो ऐसा दूसरा कोई गलत बात के लिए नहीं है, अच्छे के लिए। उनमें 3 में कौन आएगा वो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन हमारे 9 के 9 विधायक आ जाएंगे। नेता ने जो किया वो पीछे वाला भी कर सकता है ना, तो उसका तो डर रहेगा ना। हमारा नेता लॉयल्टी को पहचानता है और उसको डर नहीं है कि मेरा आमदार कहीं जाएगा ही नहीं, तो हम इधर घूम रहे हैं खुलेआम। अभी नेता जाके होटल में सो रहे हैं, अरे अच्छा है कि दरबान की कुर्सी पे नहीं बैठे। शरद पवार वाली एनसीपी के नेताओं का दावा है कि पिछले साल जो विधायक बगावत कर अजीत पवार के साथ चले गए थे, उनमें से कई वापस लौटना चाहते हैं। 2019 से लेकर अब तक महाराष्ट्र की राजनीति में ये तीसरा मौका है जब रिसोर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। इस रिसोर्ट पॉलिटिक्स से एक साफ संदेश जाता है कि तमाम राजनीतिक दलों को अपने विधायकों पर कितना अविश्वास है। क्योंकि विधान परिषद के चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होते हैं, इसलिए हमेशा आशंका होती है क्रॉस वोटिंग की। 2022 के भी विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी और इस बार भी इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित और कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत का नया बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि उनसे मिलने आने वाले लोगों के पास मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना चाहिए। काम भी चिट्ठी पर होना जरूरी है ताकि असुविधा ना हो। कई बार टूरिस्ट आ जाते हैं और इससे आम लोगों को असुविधा होती है। हिमाचल कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि का ऐसा व्यवहार अपने क्षेत्र की जनता के लिए ठीक नहीं है। मंडी सदर में जो हमारा कार्यालय है, ये इसकी डिटेल है। विशेष करके आप जानते हैं कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा जो है पर्यटक आते हैं, तो इससे यहाँ आपका आधार कार्ड, मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना ज़रूरी है। और साथ में जो पार्लियामेंट्री आपका काम है वो भी एक चिट्ठी पे लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। नहीं तो क्या होता है कि टूरिस्ट इतने ज़्यादा, मैंने देखा है मनाली में भी आ जाते हैं, कि जो आम लोग होते हैं उनको बहुत असुविधा हो जाती है। हमारा ये दायित्व बनता है एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कि हम अपने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों से मिलें।
चाहे वो छोटा कार्य है, चाहे वो बड़ा कार्य है, चाहे वो पॉलिसी मैटर है, चाहे वो इंडिविजुअल कार्य है, और उसके लिए किसी का आइडेंटिटी की आवश्यकता नहीं होती। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई बाहर से भी हिमाचल के किसी मसले से या और किसी मसले से हमको मिलने आ रहा है, तो हमको अपने दरवाजे सबके लिए खुले रखने की आवश्यकता है। बुधवार देर रात को मुनक नहर का एक हिस्सा टूट गया, जिससे पानी का तेज बहाव दिल्ली के बवाना की जेजे कॉलोनी के घरों में आ गया और पूरा इलाका जलमग्न हो गया। पूरे इलाके में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये दृश्य किसी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का नहीं है। ये हाल है राजधानी दिल्ली के एक इलाके का, जहां बिन बारिश के ही लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं। पास से गुजरती मुनक नहर का एक हिस्सा टूटा तो सारा पानी इलाके में घुस गया। खाना, सामान या पानी लेना हो तो भी आधा डूबकर ही जाना होगा। इस वक्त दिल्ली के बवाना इलाके में मौजूद हूँ और ये यहाँ जेजे कॉलोनी है, जहाँ पर मुनक नदी में एक ड्रेन टूटने की वजह से जो पानी है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर भर गया है। ये फिलहाल पानी की शुरुआत है, लेकिन अंदर तक पानी बहुत भरा हुआ है। आप बताइए। और ये जो है ना प्रशासन की पूरी गलती है। प्रशासन को 15 दिन पहले ही बता दिया गया था कि जिस तरह से ये नहर का जो टूट रहा था, तो उसे थोड़ा सा टूटा था, उस पर कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। लोगों का गुस्सा उनकी आवाज में झलक रहा है। इनका कहना है कि पहले शिकायतें हो चुकी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये पूछ रहे हैं कि इस घटना की जिम्मेदारी किसकी है। बात नहीं सुने के 12 से लोग पानी में डूब रहे थे, कोई नहीं आए थे। इतना पानी था, डूबा पानी था, लेडीज मर भी गई है पानी के वजह से। देखिए, जब किसी भी चीज की मरम्मत नहीं होगी, जब किसी चीज का केयर नहीं होगा, तो इसी तरह का समाचार हमको मिलता है। बहरहाल अभी हम लोग अपने स्तर से इसको क्या कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को इसमें आगे बढ़ना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि लोग भी बहुत परेशान हैं। हम इसमें जितना सहयोग कर सकते हैं केंद्र से, पूरी करने के लिए आगे बढ़े। पंप लगाकर पानी बाहर निकाला जा रहा है और नहर के टूटे हिस्से को भी ठीक किया जा रहा है, लेकिन घटना की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। एक तरफ हमने बंद करके पानी का फ्लो रोक दिया है, दूसरी तरफ भी ये पानी के फ्लो को रोका जाएगा और आने वाले कुछ घंटे में जो एम्बैंकमेंट टूटी है उसको शाम तक रिपेयर कर दिया जाएगा। हैदरपुर, बवाना और नांगलोई के जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ये आज रात तक इनकी सप्लाई नॉर्मल हो जानी चाहिए। द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो कैचमेंट एरिया है, द्वारका की सारी सोसाइटीज हैं, मटियाला का सारा एरिया है, वहाँ पर पानी की सप्लाई कल शाम को ही रिज्यूम हो पाएगी। जब भी आम आदमी पर मुसीबत आ पड़ती है तो राजनीति तो शुरू हो ही जाती है, लेकिन अब सबसे पहले यहाँ पर जो टूटी हुई नहर का हिस्सा है उसे ठीक किया जाएगा। साथ ही रिहायशी इलाकों से पानी निकालने का जो काम है उसे पूरा किया जाएगा। दिल्ली से शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया। और अब आपके लिए एक सवाल, जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल यह है, क्या नीट परीक्षा रद्द हुई तो छात्रों का नुकसान होगा? तो बस स्कैन कीजिए अपने टीवी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को और अपनी राय हम तक पहुंचा दीजिए। आम बजट 23 जुलाई को पेश होने वाला है। बजट को लेकर छोटे लघु उद्योगों की उम्मीदें क्या हैं? हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए। पिछले 1 साल 2 साल बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं, क्योंकि पहले रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से डिसरप्शंस हुए ग्लोबल सप्लाई चेन में, रॉ मटेरियल की सप्लाई बाधित हुई। उसके बाद जो इजराइल गाज़ा वॉर हुआ, फिर रेड सी क्राइसिस हुआ, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में चुनौतियां रही हैं। इस बार क्या सबसे इम्पोर्टेंट इशू आपको लगता है जो छोटे और लघु उद्योगों के संदर्भ में वित्त मंत्री को बजट में एड्रेस करना हो?
ये बात जो आपने पूछी, एक्चुअली इसका आंसर इसी में मिलता है कि पिछले 2-3 साल में, खासकर पिछले 18 महीनों में जो ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शंस हुई हैं, चाहे जो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से और रेड सी क्राइसिस की वजह से, उसकी वजह से बहुत सारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट हैं, भारत में भी और जो भारत से बाहर भी अपना व्यापार करते हैं, तो उनकी पेमेंट सिस्टम्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं और उसकी वजह से बैंकों को जो प्रिंसिपल्स का या उनका जो क्रेडिट है, उसकी जो इंटरेस्ट की एक किश्त होती है वो देनी होती है, उसको देने में बहुत सारे एमएसएमईज को दिक्कत आ रही है। और ये फ्रेमवर्क है आरबीआई का जिसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट एसएमए, जिसके तहत यदि 30 दिन से ज़्यादा डिले हो जाता है प्रिंसिपल का या जो इंटरेस्ट का पेमेंट है, तो उस अकाउंट को एक तरह से रेड फ्लैग कर दिया जाता है और 60 दिन के बाद तो स्थिति ये पहुंच जाती है कि जो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं वो भी एक तरह से बाधित होते हैं और डिस्टर्ब होते हैं। और कई केसेस में तो ये देखने में आया है कि बाहर से पेमेंट समय से नहीं आ पाई इन डिस्ट्रप्शंस की वजह से और बैंक ने उनकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर किया और उसको सेल ऑफ कर दिया। कहने का मतलब ये है कि एसएमए फ्रेमवर्क में आज की परिस्थितियों को देखकर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है और फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। ये हमारी एक पहली महत्वपूर्ण डिमांड फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रही है।